कक्षा 11वीं अकाउंट पार्ट 1 में पहला लेसन कल हमने यहाँ लाभ तक देख लिया था। अब मर्यादाएं। तो गैर वित्तीय व्यवहार, तो गैर वित्तीय व्यवहार किसे कहते हैं कि जब कोई व्यवहार के अंदर खरीदी बिक्री ना हो, उसमें पैसे की लेन देन ना हो, ऐसे व्यवहार को लिखा नहीं जाता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो व्यवहार व्यवसाय को असर करता है, लेकिन खरीदी बिक्री या पैसे की तुलना नहीं कर पाते हो, पैसे की गणना नहीं कर पाते हो, इसलिए उसको लिखा नहीं जाता। एक मर्यादा है। जैसे बारिश हुई और दुकान में पानी भर गया, जिसके वजह से आज पूरे दिन कोई काम नहीं हुआ, तो पूरे दिन के लिए आपको नुकसान हुआ, कोई बिक्री नहीं हुई, माल बेच नहीं पाए, कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, और पूरे दिन का भाड़ा और लाइट बिल और वो माथे पे पड़े। दूसरा ये कि भाई कोई मुख्य व्यक्ति है, कर्मचारी, वो काम करता है तो व्यवसाय को अच्छा फ़ायदा होता है, वो चला जाता है तो उसकी जगह पर कोई नया आता है, वो उसकी जितना काम नहीं कर पाता है, लेकिन उसको पैसों में माप नहीं सकते उसकी शक्ति को कार्य करने की, तो उसको लिखा नहीं जाता है। तो कई बार ऐसा होता है कि जिस व्यवहार को आप मुद्रा में नहीं माप सकते उसको लिखना नहीं है, तो ये एक प्रकार की हानि है। द्रव्य का मूल्य स्थिर, बाज़ार में कीमत स्थिर रहती है, मूल्य की कीमत स्थिर। तो कई बार बाज़ार में द्रव्य की मूल्य बदलती रहती है, रुपए के भाव बदलते रहते हैं, और इस वजह से संपत्ति के मूल्य भी बदलते रहते हैं। 5 वर्ष पहले जो आपने संपत्ति खरीदी, वो 5 वर्ष के बाद उसकी कीमत बदल जाती है, पर चौपड़े में तो आपने एक बार लिख दिया, उसमें परिवर्तन कर नहीं सकते। अब 5 वर्ष के बाद उसकी कीमत बदल गई, पर उसको लिखा जाता नहीं है, वो द्रव्य का मूल्य स्थिर। ऐतिहासिक व्यवहार, पुराने व्यवहार है उसको लिखा जाता है, तो पुराने व्यवहार है उसको लिखेंगे तो पुराने में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो ये भी एक हानि है। हम बदल पाएंगे पर इसको भविष्य को, तो ये लाभ हुआ कि पुराने व्यवहार से हम भविष्य सुधार पाएंगे, पर जो व्यवहार हो गया है उसको हमने लिख दिया, उससे हमारा भूतकाल या वर्तमान हम बदल सकते नहीं, तो ये भी एक हानि है। बाजार भाव की गणना, बाजार में कीमत बदलती रहती है, लेकिन चौपड़े में आपने दर्शा दिया, अब उसकी कीमत बदलेगी नहीं। चौपड़े में आपने लिख दिया 5,000 का आपने 1 तोला सोना खरीदा था, आज उसका भाव 50,000 है, तो बाजार का भाव की अवगणना होती है। यहाँ पर बाजार में कीमत ज़्यादा है, पर आपके चौपड़े में कीमत कम बोल रही है, क्योंकि आपने बाजार भाव की कीमत नहीं लिखी, आपने जो खरीदा था वो कीमत लिखी। कुछ व्यवहार अनुमानों के ऊपर आधारित लिखे जाते हैं, और दोहरे मानांक, 2 मानांक होते हैं। हम 3 खाते बनाते हैं, व्यापार खाता, लाभ हानि खाता और आर्थिक चिट्ठा, ये हमने पार्ट 2 में देख लिया। तो 3 खाते बनाते हैं, उसमें व्यापार खाता, लाभ हानि खाता एक ही वर्ष का बनाते हैं, और आर्थिक चिट्ठा बहुत साल है, वर्षों का पुराना आर्थिक चिट्ठा चलाते रहते हैं हम, शेष आगे लाए। तो 2 मानांक हुए, एक चालू कीमत के आधार पर, आर्थिक चिट्ठे पुरानी कीमत पर आधार, तो 2 मानांक होगी, किसी में चालू वर्ष की कीमत और किसी में पुरानी वर्ष की कीमत। तो ये 6 प्रकार की हानि है। उसके बाद हमने विज्ञान है या कला, तो ये भी मैंने आपको बता दें, नामा विज्ञान है या कला, ये आपको याद करना है। शॉर्ट में आपको बता दूं कि नामा के अंदर नियम और सिद्धांतों का उपयोग करके प्रविष्टि दी जाती है, और वह नियम और सिद्धांत सभी जगह पर यथायोग्य समान है, इसलिए वो विज्ञान है। और नामा के अंदर प्रविष्टि करने के लिए कुछ चीज़ें अनुमानों पर, जैसे डूबत ऋण है, अकस्मात मुआवजा है, एडवांस में आपको सोचना पड़ता है कि इतना खर्चा होगा, उसकी पैसे अलग निकाल दो, अनामत के रूप में अलग फंड रखो, तो कुछ चीज़ें अनुमानों के ऊपर आधारित है। वो एक कला है कि वो आपको अनुमान सोचकर अपने मन से सूझबूझ का उपयोग करना पड़ता है। तो इसी तरह ऐसा भी पद्धति विज्ञान भी है और कला भी है, भाषा भी है, क्योंकि नामा के अंदर एंट्री देखकर आपको पता चल जाता है कि इतने रुपए आए, इतनी खरीदी हुई, इतनी बिक्री हुई। आप व्यवहार आर्थिक चिट्ठा देखोगे, व्यापार खाते में उधार बाजू खरीदी लिखी है, तो आप समझ जाओगे कि इतने हमारे माल खरीदा, इतना बेचा, शुद्ध लाभ हुआ, सकल लाभ हुआ। तो सब एंट्री देखने से ही आपको आइडिया आ जाता है कि किस प्रकार से क्या गणना हुई, क्या एंट्री हुई, क्या व्यवहार हुआ, और निष्कर्ष भी निकाल पाओगे। इस प्रकार से नामा एक भाषा भी है, बराबर। फिर ये मुद्दा हमने 7वां कट कर दिया था। 8वां मुद्दा हमने देखा था, नामा का उपयोग किस किस को करना रहता है। तो नामा का उपयोग संचालक, जो पूरे व्यवसाय का संचालन करते हैं, तो उनके लिए नामा बहुत उपयोगी है। क्यों? क्योंकि संचालन करना है तो नामा देखेंगे तो पता चलेगा ना, व्यवसाय में भाड़ा कितना आया, ब्याज कितना आया, खर्च कितना हुआ, आय कितनी हुई, खरीदी बिक्री। तो आर्थिक चिट्ठे के आधार पर, व्यवहारों के आधार पर वो निर्णय ले पाएंगे। तो संचालक के लिए वार्षिक हिसाब बहुत उपयोगी। अंशधारी, जो शॉर्ट में सब बता रही हूँ,
जो व्यवसाय में पैसा जिन्होंने लगाया हुआ है उनके पैसे का कहाँ उपयोग हो रहा है, व्यवसाय अच्छी तरह से कार्य कर रहा है कि नहीं, नुकसान हो रहा है कि लाभ में जा रहा है, व्यवसाय की आर्थिक स्थिति क्या है, कितनी खरीदी हुई, वो सब जानकारी भी उसको आर्थिक चिट्ठे से पता चलती है। इसलिए अंशधारियों के लिए भी काम का है। संभवित भविष्य में मुझे पैसा लगाना तो मैं आर्थिक चिट्ठा देखूंगी ये कंपनी की हालत कैसी है, वो पता चल जाएगी। हालत अच्छी तो मैं पैसा उसमें इन्वेस्ट करूंगी। तो भविष्य में जिन लोगों को पैसा व्यवसाय में लगाना है, संभवित अंशधारी, वो भी व्यवसाय का आर्थिक चिट्ठा देखेंगे। लेनदार, जिन लोगों को व्यवसाय को उधार पैसा देना है, बैंकर्स है या किसी से आप डिबेंचर या उधार पैसे लाते हो, तो वो लोग भी लेनदार, हमारे व्यापारी, वो भी हमारा आर्थिक चिट्ठा देखेंगे। आर्थिक चिट्ठा से उनको हमारी आर्थिक स्थिति, लाभ आने की स्थिति, व्यवसाय के लाभ कमाने की स्थिति, व्यवसाय की स्थिति सब पता चल जाएगी और उस वजह से उनको हमें उधार देना है कि नहीं वो उनको अंदाजा आ जाएगा। इसलिए उन लोगों के लिए भी हमारे व्यवसाय का आर्थिक चिट्ठा बहुत उपयोगी। कर्मचारी जो व्यवसाय में काम करते हैं उनके बोनस, वेतन हम सब देते हैं, तो उनको भी पता चलता है आर्थिक चिट्ठे से, हाँ व्यवसाय अच्छा काम करे, हमारे बोनस में वृद्धि होगी। व्यवसाय नुकसान में जा रहा है मतलब भविष्य में हमारे पगार में कोई वृद्धि होगी नहीं, व्यवसाय बंद होने वाला है, पहले से हम कहीं और अपनी व्यवस्था कर ले, कहीं और नौकरी ढूंढ ले। तो कर्मचारी के लिए भी काम का है आर्थिक चिट्ठा। कर सत्ताधारी, अब टैक्स भरने के लिए आर्थिक चिट्ठा बनाना जरूरी। आर्थिक चिट्ठे के आधार पर निश्चित होता है कि हमें कितना टैक्स भरना है, तो हम जब टैक्स भरते हैं तब आर्थिक चिट्ठे के आधार पर ही भरा जाता है। तो जो सत्ताधारी है वो हमारा आर्थिक चिट्ठा देखते हैं, फिर उसमें आय और नुकसान देखते हैं, फिर हमने जो टैक्स भरा है वो देखते हैं। इस तरह से कर निश्चित करने के लिए भी कर सत्ताधारियों के लिए आर्थिक चिट्ठा बहुत ज़रूरी। ग्राहक, जो व्यवसाय की वस्तु खरीदते हैं, उसकी गुणवत्ता, उसकी खरीदी कीमत, उसके अंदर को कैसे सेवाओं का कार्य कर रहा है, कीमत किसी है का व्यवसाय की, वो सब उनको आर्थिक चिट्ठा से पता चल जाएगा। इसलिए जो हमारे व्यवसाय का माल खरीद रहे, हम जिस व्यवसाय से प्रोडक्ट से जुड़े हुए, उसकी स्थिति कैसी है, वो किस तरह से उत्पादन करती है, उनका कार्य कैसा है, उसमें कितनी पूंजी लगाई गई है, उसमें कितना इन्वेस्ट हो रहा है, उनका संचालन कैसा है, उनके खर्च कितने, उनकी आय कितनी, उनकी लाभ कमाने की शक्ति क्या है, वो सब पता चल उनको आर्थिक चिट्ठे से चला जाएगा। इसलिए उनको भी पता चलेगा कि जो प्रोडक्ट वो ले रहे हैं वो संतोषजनक है या नहीं। विदेशी उद्योगों के लिए, तो विदेश में विदेशी संस्था है, उनको हमारे देश में, हमारे देश की कंपनियों के अंदर अगर पैसा लगाना है तो उनको भी आर्थिक चिट्ठे से पता चल जाएगा ये कंपनी कैसी है, कंपनी अच्छी क्या कार्य कर रही है, सेवा का कार्य कर रही है, क्या है, उन सब के आधार पर उसको पैसा इन्वेस्ट करना है कि नहीं वो पता चल जाएगा। नियमनकारी संस्थाएं, नियमन मतलब नियम जो तय करती है, सेबी है और अलग अलग संस्थाएं जो नियम बनाती है, उन सबको भी आर्थिक चिट्ठा बहुत ज़रूरी है कि कंपनी ने जो नियम उनके आवेदन की कलम में दर्ज है तो उस तरह से कार्य कर रही है कि नहीं, इसके लिए भी उनको आर्थिक चिट्ठा देखना बहुत ज़रूरी है। व्यावसायिक संस्थाएं, तो अलग अलग टैक्स की जो संस्थाएं है वो भी नियमों का पालन करने के लिए हर एक कंपनी को अलग अलग इंफॉर्मेशन देती है, तो उस तरह से कंपनी कार्य कर रही है कि नहीं वो देखने के लिए भी वो आर्थिक चिट्ठा करते हैं। संशोधन और विशेषज्ञ, नए नए संशोधन करके वस्तु की जो कीमत है 50 रुपये में वस्तु तैयार हो रही है तो अलग अलग संशोधन करके वो 45 रुपये में बन जाए, ऐसा क्या कर सकते हैं हम, ऐसा संशोधन करते विशेषज्ञ करते, कंपनी को, विनियोगकर्ता का, कंपनी को कहाँ अपने पैसे बचे हैं, लाभ हुआ है तो कहाँ इन्वेस्ट करना है ताकि वो लाभ उनको और दूसरा लाभ प्रदान करे, कंपनी के अंदर किस तरह से पैसा लौटाने के लिए उनको उपज बनानी चाहिए, अनामत कितना रखना चाहिए, ऐसे सभी संशोधन विश्लेषक संस्था है उनके लिए भी आर्थिक चिट्ठा बहुत ज़रूरी है। सरकार के लिए भी कि हर कंपनी व्यवसाय करने वाली उसमें पैसे कई लोगों ने इन्वेस्ट किए होते हैं, जैसे कि उधार देने वालों ने, शेयर धारकों ने, उन सब ने, तो उनका पैसा भी कंपनी योग्य जगह उपयोग कर रही कि नहीं, सरकारी नियंत्रण के लिए भी उनको आर्थिक चिट्ठा देखना बहुत ज़रूरी। मैंने सब शॉर्ट में बताया, आपको पूरा विस्तृत में देखना है। फिर पारिभाषिक शब्द, पूंजी, पहले तो धंधा क्या व्यवहार, तो दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच माल संपत्ति और सेवा की लेन देन होती है और जिसको आप मुद्रा में माप सकते हो, ऐसे व्यवहार को क्या कहते हैं, धंधा के व्यवहार। बट घटना या बनाव, जो घटना घटती है उनका परिणाम प्राप्त होता है उसे कहते हैं घटना या बनाव, यानी कि व्यवहार के उद्भव हुई परिस्थिति में से जो परिणाम प्राप्त होता है उसे कहते हैं व्यवहार। पूंजी, व्यवसाय का मालिक माल संपत्ति या रोकड़ व्यवसाय में लाता है उसे क्या कहते हैं, पूंजी, और ले जाए उसे आहरण। बराबर, माल संपत्ति या रोकड़ व्यवसाय का मालिक अपने निजी उपयोग के लिए ले जाए तो आहरण, व्यवसाय का मालिक माल संपत्ति या रोकड़ अपने निजी लाए उसे कहते हैं पूंजी। तो हमने 4 पारिभाषिक शब्द देखे, बराबर है। यहाँ तक हम आज का रिवीजन रखते हैं।